अब चेक कीजिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग कन्वेंशनल क्वेश्चंस। नमस्कार। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग जो चैप्टर्स हैं उनके पूरा चैप्टर्स जो है मेरे लिए जो डिवाइडेड है, मैंने जिस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो उसमें 3 जोन में ये डिवाइडेड है। तो पहला है वाटर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, इरिगेशन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं क्रॉप के लिए वो सारे के सारे पार्ट 1 में है। फिर सेकंड कैनाल से रिलेटेड पूरा डिस्कशन, एंड थर्ड जो होगा वो है डैम्स से। आज हम लोग जो डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं वो सारे ही क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, जिसको तैयार किया गया है पार्ट 1 चैप्टर 1 के लिए, जिसमें इरिगेशन रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप्स जो है उनका डिस्कशन होगा। और सेम टाइम पर यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चंस जो मैंने इंक्लूड करे हैं वो 3 जोन के हैं, ईएससी, सिविल सर्विसेज एंड आईएफएस। इन तीनों का क्लब करके यहाँ पर क्वेश्चंस मिले हैं। इसको सीक्वेंस है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए तो उसको वैसे ही है जो देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ इनको आप लोग अच्छे से सीख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और कन्वेंशनल के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं, ऐसे 3 या 4 सेशन जो होंगे इस इरिगेशन इंजीनियरिंग के, उसके बाद में आप लोग कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो कि अब हम लोग, अगर ये प्रॉपरली समझ में आ गया है आपको और इसके क्वेश्चंस आपने खुद से भी अगर सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग इसको आगे रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज वगैरह जितने भी आप अटेम्प्ट करोगे जो यूपीएससी की साइट्स पे अवेलेबल हैं, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इनमें होगा ये कि क्लास को प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो दिया गया है, और इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ में क्लास में ये भी डिस्कस करूंगा कि सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और इसको फिर हैंड रिटन फॉर्मेट के अंदर हम लोग अपने ही कोर्स के अंदर अवेलेबल करवा भी देंगे, तो वहां पर भी ये बच्चों के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड of irrigation, determine the time required to irrigate a strip of land 0.04 hectares in area. 0.04 hectares in area from a tube well with a discharge of 0.02 meter cubic per second. Full stop. The infiltration capacity of the soil may be taken as the 5 centimeter per hour, and the average depth of the flow in the field is 10 centimeter. Also determine the maximum area that can be irrigated from this tube well. ठीक है, क्वेश्चन था बॉर्डर स्ट्रिप मेथड से, तो हम लोगों को पहले इसको ऑब्टेन करने के लिए एक जनरल परसेप्शन इसका बना लेते हैं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे चलेंगे। तो हमें पूछा ये गया है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के चलते हम लोग ये बताएं कि टाइम कितना लगने वाला है उस पूरे खेत को इरिगेट करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में पहला पार्ट है पूछा हुआ। दूसरा जो है वो ये पूछा गया है कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा जिसमें अगर सिर्फ और सिर्फ इनफिल्ट्रेशन रेट के साथ अगर हम लोग उसको इरिगेट करते, या इनफिल्ट्रेशन में ही अगर पूरा पानी चला जाता, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता था। ठीक है, बस इतना ही था। तो क्वेश्चन को हमें प्रोसीड कैसे करना चाहिए वो यहाँ पे इसमें देखते चलो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जितने भी जो गिवन पैरामीटर्स हैं, इसके बाद हम लोग यहां से ये आपके पास में जो फॉर्मेट है कॉपी का, उसमें आई होप आपने सभी ने जो आंसर्स बनाए हैं वो उसी कॉपी के अंदर प्रिपेयर करे होंगे इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस तरीके से कि जो टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड, टी इक्वल टू फॉर्मूला y अपॉन आई। ठीक है,
ये हमारे पास में फॉर्मूला है जिसको हम लोग टाइम जो रिक्वायर्ड होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें एक एक करके पैरामीटर्स, सबसे पहले टी हमें पता है ये टाइम होगा। वाई क्या है? डेप्थ ऑफ फ्लो कितना है? 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद आई क्या है? वैल्यू। नेक्स्ट, अच्छा ये सेंटीमीटर में है, यहां पर ये भी सेंटीमीटर में है, चेंज करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्यू, डिस्चार्ज मीटर क्यूबिक। अच्छा ये वैल्यू क्या है? ये भी आपको गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट एरिया। एरिया ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू 0.04 है। अब ये यहां पर एक छोटा सा है कि ये हमें पता है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए इक्वल टू 0.04 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये सारे डेटा हमें पता है यहाँ पे, तो इन सारे डेटा को पुट करके रिक्वायर्ड टाइम कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, और ये आवर्स में हमको यहाँ पे टाइम भी मिलेगा। ठीक है, वाई कितना था? 10/5। डिस्चार्ज 0 पॉइंट, एरिया कितना है? 0.4। आई कितना है? किसको? आई मीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ओके, अब ठीक है। तो अच्छा, यहां पर ये सारा ही चेंज हो गया ना? अच्छा बाकी तो सही है। आई, आई की वैल्यू डिवाइडेड बाई, तो टी इक्वल टू, बताओ। 39 सेकेंड्स। ठीक है, ये पार्ट 1 था। इसी में पार्ट 2 क्या पूछा गया हमसे? ए मैक्स, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड क्यू डिवाइडेड बाई आई। सारे पैरामीटर ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, तो इसमें आई कितना है?
आंसर ये हेक्टेयर में पूछा है। नहीं ठीक है, नहीं पूछा है तो इसके लिए डिवाइड बाय 10⁻⁴ कर दे। आंसर 0.140। इसमें ये ना लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। हाँ अरे आप ये सॉल्व करो बस। 0.65 बस, इतना चाहिए मेरे को। कर लो इसके बाद, बस जो ठीक है तो फिर क्या दिक्कत है आपको। किसका आर? यही तो है आवर। हाँ तो ये मैं बात को लिख चुका हूं यहाँ पे, और मैंने अगर ये लिख दिया है तो इसका सिग्निफिकेंस ये रह जाएगा कि यहाँ पर ये कन्वर्जन वैलिड है। ठीक है भाई, हमारे पास में यूनिट्स को हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि तरीका ये भी कहता है कि आपको पूरे क्वेश्चन में सेम यूनिट का फॉर्मेट यूज करना चाहिए, बिल्कुल कहता है ये। ठीक है कि ये जो है, अब आपको इसमें करना क्या चाहिए, मतलब एक्चुअली में जो इसको लेके जाए वो ये हो गया 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 3600, तो ये हो गया 10⁻⁻²। ऐसा होना चाहिए, ये करेक्ट वे है इसका। तो इसके चलते आपको ये आंसर मिलेगा ही नहीं। हाँ अब बताओ, फिर सेकंड्स में बताओ, कोई बात नहीं। 2 3 सेकंड, ठीक है। 60 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन का जो खुद का कायदा है लिखने का, वो ये कहता है कि भाई हमें क्वेश्चन में यूनिट्स हमेशा सेम रखनी चाहिए। मतलब यूनिट्स का मतलब जो भी आपने एक जगह रखा है, हालांकि वो मैथमेटिकली कोई गलत नहीं है, बट रेज हो सकता है पॉइंट, तो वो आपको इस तरीके से लेके जाओगे, और लास्ट में अपने पास में रिजल्ट था यही सही है। ठीक है, कैलकुलेशन कंसेप्ट यहां तक सभी को समझ में आ गया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप यहां से अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soil 50 centimeter deep over rock has two horizons. The first being a fine sandy loam 20 centimeter thick, and the second layer loam 30 centimeter thick. Loam soil है तो क्या? SSE, sand, silt, clay. The filled capacity, wilting point, and volume weight for the first horizon are 20%, 10%, and 1.5 gram per centimeter cube, respectively. The corresponding values of the second horizon are 25%, 13%, 1.2 grams per centimeter cube. Determine the available moisture storage capacity of the soil profile if the consumptive use requirement of a crop in a particular season is 0.5 mm per day. ठीक है, and the soil is mainly initially at the filled capacity. How long will the crop survive without irrigation?
क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग सॉइल्स के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे, और दोनों की आपको प्रॉपर्टीज भी दे रखी है और दोनों की थिकनेस भी आपको गिवन है। अब उसके बाद में आपसे बस ये पूछा गया है कि सॉइल के लिए जितना भी आपको दिया गया है तो इसका पानी जो है वो कितने दिनों तक सरवाइव करेगा। तो इसमें एक अजम्पशन मेरे अब यहाँ पर कुछ चलते हुए जाएंगे, मतलब वो लिखता हुआ चलता हूं तो डायग्राम के साथ। क्वेश्चंस के लिए सबसे पहली चीज, जब भी आप कभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसके लिए डायग्राम सबसे पहले बनाने की कोशिश करो। ठीक है, बिना डायग्राम के हम कभी आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। दो अलग अलग टाइप के सॉइल्स हुए। कंटिन्यूशन में है सिर्फ इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन बस आपसे ये पूछा गया है कि दो जो हमारे पास में अलग अलग आपको मिलते हैं, एक है सैंडी लूम और ये है क्ले लूम। दो हैं हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, दोनों की थिकनेसेस इनके लिए सॉइल ए फील्ड कैपेसिटी सॉइल बी के लिए 25%। यूनिट वेट आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हम लोग किस तरह से मूवमेंट करें यहाँ पे। सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि जितना भी हमारे पास में डेप्थ ऑफ द सॉइल अवेलेबल है तो इसमें खुद में मॉइस्चर कितना होगा। ठीक है, तो ये हमें इसमें पता करना है। अच्छा, दूसरा एक चीज ये भी है कि इसमें क्वेश्चन में ही आपको ये दे रखा है कि जो पानी यहाँ पर अवेलेबल है वो डिटरमाइन द अवेलेबल मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इफ कंजम्पटिव यूज। ठीक है, सॉइल इज इनिशियली एट फिल्ड कैपेसिटी। इसका मतलब देखो, जो बेसिक डायग्राम है हमारा रिगार्डिंग कंजम्पटिव यूजेस के लिए, तो उसमें यहां से हम लोग चलेंगे। ये हो गया फील्ड कैपेसिटी, ये हो गया विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब इतना ही आपको इसमें दे रखा है और उसमें ये बात को मेंशन किया गया है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो खुद अपने आप में उसका लेवल क्या है, फील्ड कैपेसिटी पे, वो यहां पर अज्यूम किया गया है। इसके चलते क्या होगा, हम लोग ये मान रहे हैं कि पानी है जो अपने आप में फील्ड कैपेसिटी के साथ में अवेलेबल, मतलब जितना पानी देना है वो फुल है वहां पर, और उसके बाद में जो भी कंजम्पटिव यूज वहां पे जो जनरेट हो रहा है वो पूरी तरह से इस पानी को एक्सट्रैक्ट करता हुआ जाएगा। तो हम लोग ये बस पता कर लें, सिर्फ इतना सा हम लोग पता कर लें कि जो भी पानी वहां पर अवेलेबल है इन सब चीजों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वो कितना है, और उसके बेसिस पे कंजम्पटिव यूज से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज हमें पता लग जाएगा।
ठीक है, बस ये सीधी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ डेज survive without irrigation equal to total moisture divided by कंजम्पटिव यूज। अच्छा, कंजम्पटिव यूज का जिक्र करें तो क्या वो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है? ठीक है, तो अननोन क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ टोटल अवेलेबल मॉइस्चर, ये मुझे पता करना है। क्या ये दोनों सॉइल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अलग अलग ही होगा? ठीक है, तो हम लोग इसमें पता करने के लिए दोनों के लिए पता करें। तो इसके लिए अब हमारे लिए इन दोनों को पता करना जरूरी, तो हम लोग पता करें। ठीक है, वो कितना होगा? ठीक है, डेप्थ ऑफ ये कितना है, डेप्थ ऑफ सॉइल 20%, विल्टिंग पॉइंट 10%। ठीक है, तो इक्वल टू डी कितना है, 20। रो डी तो हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके थे ना, 1 पॉइंट, हाँ 1.5 है ना, रो वाटर है। ये आपको मिलेगा तो 1.5 डिवाइडेड बाई 1, फील्ड कैपेसिटी आंसर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इन बी सॉइल। डी कितना है,
कितना 25। आंसर तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर एंड 4.32। दोनों को मर्ज करोगे टोटल मॉइस्चर कंटेंट और बैक साइड में पूरा क्वेश्चन। क्या पता करना था इसमें? ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज, ये इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसमें तो और कुछ है नहीं। हाँ, 0.05, राइट। हाँ, आंसर 146 पॉइंट। तो कितने दिनों में सप्लाई होगा? 146 डेज के बाद में। ठीक है, लास्ट आंसर 146 डेज। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ डेज है जो आपको मिले होंगे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन का फ्रेम तो पूरी तरह से पकड़ में आया होगा आपको इसमें। ठीक है, छोटे मोटे टाइपिंग एरर के लिए हमारे कंटेंट वालों को माफ कर दो। आंसर में फिर चेंज क्या हुआ होगा? 20 की जगह 25, इतना ही चेंज है, बाकी रेस्ट कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं। हाँ बेटा बोलो। रेडियली बिना दिए आप कैसे अज्यूम करोगे? कन्वेंशनल क्वेश्चंस के अंदर यहां पर पेड़ पौधों का जिक्र ही कहाँ हो रहा है? बिल्कुल, अगर आएगी तो जिक्र करोगे आप। आप उसमें लास्ट में एक कमेंट कर सकते हो ये वाला। बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो कि जितना भी हमारे पास में है इसका रेडियली अवेलेबल जो होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 75 to 80%। हम 80% लेके चल रहे हैं। आप लिख दो उस असम्पशन को। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे इसके लिखने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, कोई गलत नहीं है, स्टेटमेंट एकदम सही है कि यहाँ पर जैसे 146 डेज आया है। ठीक है, तो ये 7.2 के अकॉर्डिंग ही तो आया है, राइट। तो आप उसको लिख दीजिए इस बात को कि हम अज्यूम कर रहे हैं। हम्म। क्या?
और पता है आप सब लोगों से पूछ के लिखा जा रहा है। अब आंसर तो एक बात का मुझे जिक्र किया जाए कि कैलकुलेशन मैंने एक भी करी, तो ये इतनी देर बाद जाके समझ में आया। तो फिर कैलकुलेटर से क्या कर रहे थे? हम्म। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, वैलिड पॉइंट है बिल्कुल कि अगर गलती है तो गलती है, इसमें कोई वो नहीं है, दोहरा है, बिल्कुल गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप सही हो। कभी कभी तो वो बोलते हैं, बोलने दिया करो उनको। ठीक है, चलो, ये हमारे पास में आया यहाँ पे। ठीक है, ये सेंटीमीटर में ही था, तो 7.32 सेंटीमीटर। इसमें ज्यादा से ज्यादा डेविएशन, एक थोड़ा सा परसेप्शन है, मैं इसमें नहीं आपको ये बोलूंगा, जनरली जो मैंने देखा है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, सिर्फ इतना सा कि देखो यूपीएससी में भी दो तीन जोन है, तीन जोन के पेपर्स हैं जो कि क्लब किए जाते हैं या इंजीनियरिंग को टच करता है यूपीएससी खुद। एक होता है ईएससी, एक है सिविल सर्विसेज, और लास्ट है आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो है। इनमें से थोड़ा सा वहां पर जो ज्यादा प्रिसाइज चीजों पे जो वो जाता है, या फिर जिसमें वो कमेंट करवाता है, या जिसमें वो एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चे की जानने की कोशिश करता है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, या फिर कितना आप टॉपिक को समझ रहे हो, वो ज्यादातर पूछा जाता है सिविल सर्विसेज या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज में। ठीक है, तो यहां तक आप ईएससी के क्वेश्चंस में आया है, सही है, आप यहाँ पे लिख सकते हो वो वाली बात जो आपने कहा है कि सर हम लोग 80% ही तो हमें रेडियली अवेलेबल होगा, तो जितना भी हमको मिला है उसका 80% के बेसिस पे हम मान के लिख सकते हैं। बट ये थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है जब आप सिविल सर्विसेज या फॉरेस्ट सर्विसेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां पर वो ये सब बातें जानना चाहता है। इनफैक्ट मेजर ट्रेंड जो रखा गया है पिछले 15 साल 20 साल का, जो क्वेश्चंस जितने मैं सॉल्व करता था अपने लिए भी आपके लिए भी, तो उन सब में ये बात हमें फील हुआ है कि ये सब चीजों की नॉलेज सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज में ज्यादा है, ईएससी में इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक कह सकते हो कि कन्फाइंड जोन चला जाता है, तो बच्चे के लिए थोड़ा इजी कर देते हैं, बस इतना ही है, बट आपको इसमें प्रॉपरली लिखना चाहिए, तो उससे आपका आंसर थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं वो लिखता हूं, अज्यूमिंग ओनली 75 to 80%, नहीं तो 80% ही लिखो डायरेक्टली, 80% ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इरिगेशन। ठीक है, तो 80% होगा तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज, तो मॉइस्चर कितना अवेलेबल हो गया, 7.32 5 सेंटीमीटर, तो टोटल नंबर ऑफ डेज 1
इसमें एक चीज मैं आपको फिर इंडिकेट करूंगा, थोड़ा सा समझना इस बात पे कि जनरली हम लोग जो ईएससी के क्वेश्चंस होते हैं, मैं ईएससी पे अभी ये बात को थोड़ा सा प्रिसाइज करूंगा, क्योंकि ईएससी में बहुत जगह ऐसा होगा कि वहां आप इस लाइन पे फंस सकते हो। अभी आपके दिमाग में थोड़ा सा इस बात की सेफ्टी वाली बात चल रही है कि सर जो कंसेप्ट है एक्चुअली में कहता तो वो यही है कि कोई भी जो हमारे पास में पानी अवेलेबल है, अवेलेबल मॉइस्चर में से रेडियली अवेलेबल जो होगा, जैसे ये हमारे पास में अवेलेबल मॉइस्चर है, ठीक है। तो इस अवेलेबल मॉइस्चर का 80% ये है जो इस साइकिल के लिए चाहिएगा हमको, राइट। ठीक है, ये है हमारा, सही है। लेकिन एक चीज मैं आपको साथ साथ में ये भी कहता हूं, ईएससी के क्वेश्चंस में भी हमने लोगों ने ये देखा है ट्रेंड, सिविल सर्विसेज का बताया और फॉरेस्ट सर्विसेज का मैंने बताया कि वो कमेंट करने के लिए जनरली कहता है। वो आपकी ये अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता है कि आप उस टॉपिक को जो आपने कॉलेज में 4 साल पढ़ा, क्योंकि वो इस बात के लिए मानता है कि जैसे आप कॉलेज के 4 साल पास आउट होते हो, उसके बाद आप एलिजिबल हो और उसके डायरेक्टली बाद ही आप इस एग्जाम को दे रहे हो। मतलब वो ये नहीं मान रहा है कि आपको किसी ने कोई ज्ञान दिया है, आपने खुद के बेसिस पे जज किया है और खुद के बेसिस पे ही पहुंचे हो। तो वहां स्टूडेंट्स के दो लेवल उसने मान लिए हैं। दो लेवल माने हैं, एक है जो आप इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में आए हो या ईएससी एग्जाम के लिए जो डेडिकेटेड हो वो है, और दूसरा उसने माना है आप आईएएस या आईएफएस या मतलब सिविल सर्विसेज या फिर आईएफएस के लिए जब आप अपियर हो रहे हो। तो दोनों पोस्ट में ये मतलब दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हो गया ईएससी का ट्रेंड और दूसरा है सिविल सर्विसेज प्लस आईएफएस, तो दोनों का थोड़ा सा अपने आप में एग्जामिनर का जो व्यू होता है, पर्सपेक्टिव होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी थोड़ा सा चेंज है। कैसे है, आप ये समझना कि किसी एक बच्चे को दिया जा रहा है मैनेजेरियल वर्क और किसी एक को दिया जा रहा है सिर्फ इंजीनियरिंग वर्क। तो जो इंजीनियरिंग और मैनेजेरियल वर्क को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या ये कह सकते हैं कि वेरिएशंस के चांसेस ज्यादा किस में हो सकते हैं? मैनेजेरियल में हो सकते हैं, और जो इंजीनियरिंग में होंगे वहां पे जो दिया हुआ है वही होता है। मतलब मैं अपने लाइन को इससे कंक्लूड करूंगा तो उससे आपको थोड़ा सा ये फील होगा कि थ्रू आउट जो हमारे ये कन्वेंशनल के सेशंस हैं, तो उनमें आपको हर जगह यही फील होगा कि यार जो यूनिफॉर्म दिखाई देगा, जो स्टेटमेंट है, जो वैलिड है, वो ये है कि अगर मेरे पास में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं वही इंफॉर्मेशन मानूंगा जो कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये बात को मेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज से प्रिडिक्ट करना है कि उसने क्या दिया है, क्या पूछा है। ये वर्क वो असाइन करता है सिर्फ ईएससी के लिए। ठीक है, और जब आईएएस सिविल सर्विसेज या जब फॉरेस्ट सर्विसेज की बात करते हैं तो वहां पर वो आपकी टेक्निकल नॉलेज नहीं, मतलब टेक्निकल नॉलेज चेक करने के साथ साथ ये देखना चाहता है कि आप उस चीजों से सीख के जज क्या कर रहे हो। क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर किसी एक ऐसे एग्जाम को आप कॉम्पीट कर रहे हो जिसमें आप भी जा रहे हो और इसमें कोई नॉन टेक्निकल वाला भी जा रहा है, तो दोनों की नॉलेज इस बात पे तो चेक नहीं हो रही है कि आपको आपका सब्जेक्ट जो है वो कितना अच्छे से आता है। आपको ये चेक किया जा रहा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है चीजों के लिए। तो जो मैंने स्टेटमेंट कुछ देर पहले कहा था कि सिविल सर्विसेज में या फॉरेस्ट सर्विसेज में वहां पर आपके आंसर्स जो हैं वो थोड़े से कमेंट ऑन ओवर योर रिजल्ट्स, इस पे पूछेगा आपसे बार बार। तो ये ट्रेंड जनरली आपको सिविल सर्विसेज या आईएफएस में देखने को मिलता है रादर देन ईएससी में। मतलब आपको ऐसा होगा 10 क्वेश्चन अगर आपके पास में टोटल यूपीएससी के हैं तो एक क्वेश्चन में मान सकते हो जो कि आपको ईएससी में मिला होगा, बाकी 9 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली सिविल सर्विसेज और आईएफएस के ही मिले होंगे। तो हम लोग एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं अपना, आपके लिए सिंपल होगा। देखो ज्ञान मैंने दे दिया आपको, सारा एक व्यू दे दिया है, लेकिन हम लोग आगे कैसे बढ़े अब? तो आगे इस बेसिस पे बढ़ेंगे, इफ क्वेश्चन बिलोंग्स टू ईएससी, मतलब जब आप ईएससी के लिए पेपर देने जाओगे तो आपको ये मानना है कि भैया जो डेटा मेरे पास में दे रखा है मुझे बस वही मानना है, उन्हीं के साथ में अपनी इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व करना है उसके अंदर। इससे आपको ये लाइन रहेगी कि मेरे पास में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं तो मैं कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन
अजम्पशंस के बिना ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन बिलोंग कर गया सिविल सर्विसेज का या आईएफएस का, तो आपको फ्रीडम है। बट उसमें भी पहले हम लोग यही करेंगे कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है वो जरूर चलना चाहिए। ठीक है, और साथ में अगर जैसे इसके लिए आपके पास में प्रूफ है, प्रूफ इन द सेंस कि ऑफ कोर्स ये बात है कि जो भी हमारे पास में पानी अवेलेबल होता है और रेडियली अवेलेबल है, तो उनमें ये हमारे पास में कुछ थोड़ा सा कम होगा, और अगर वो कम है तो हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बट अभी के लिए आपको अगर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन ईएससी के लिए बिलोंग कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं तक के लिए छोड़ दो। तो आपके भी मन में ये रह जाएगा कि यार हम लोगों को बस उतना ही उसके लिए तैयार करना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ईएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गेट के भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे क्लास में, तो वहां पर ये लाइन नहीं होती है क्या कि अगर क्वेश्चन ईएससी से बिलोंग कर रहा है तो हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चाहे आंसर आए या नहीं आए, कैसे आएगा वो सारा सेकेंडरी है हमारे लिए, लेकिन कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि पेपर में तो नहीं दिया जाएगा। और गेट का है तो कैलकुलेटर छोड़ना नहीं है। खुद की कैलकुलेशन में भरोसा मत करना, उस समय बोलना कि जो लिखा है भाई वही होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि वो प्रिसाइज वैल्यूज पे जाता है, 2 डेसिमल पे जा रहा है। इनफैक्ट शायद मैंने कहीं कहीं पे 3 डेसिमल भी देखा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट 3 डेसिमल तक उसने पूछ लिया है वहां पे। अच्छा, कन्वेंशनल में कितने डेसिमल तक जाओगे आप? 3 तक जाना है इसके अंदर। दो तो मैंने आपको एक ट्रेंड था जो बताया था गेट के लिए आपको। ठीक है, बट हमारा जो मेन ट्रेंड है कन्वेंशनल के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए 2 ही पे है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कोई भी कन्वेंशनल क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 डेसिमल तक आपको जाना है। ये जो मैं छोटी छोटी बातें आपको कह रहा हूँ, ये सब बातें आपको लिखनी है अपनी ही कॉपी के जो फर्स्ट पेज है। अगर आप थोड़े से कंजूस नहीं रहे होंगे तो शायद छोड़ा होगा आपने। पेज पलट, पेज पलट। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पेज पलट। कितने पेज छोड़े उसके बाद? कि अपने को दिल थोड़ा सा बड़ा रखना है, नहीं? ठीक है, सिविल में हो तो मतलब ठीक है, फील आती रहनी चाहिए आपको। ठीक है, ये कुछ चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ क्लास के, यही बातें हैं जो आपको लिखनी है अपने साथ साथ में, क्योंकि ये डिस्कशन करने का मेन पर्पस वही है। अदरवाइज क्वेश्चन तो आपने घर पे ही सॉल्व कर लिया है। आंसर मैच हो गए यहाँ तक? वो अगर नहीं है तो रेस्ट आंसर। ठीक है, डन। ये 80% का तो डिस्कशन मैंने अभी किया है कि अगर यही क्वेश्चन आपसे अगर सिविल सर्विसेज में पूछ लिया जाए तो आप ये लिखोगे बिल्कुल। ठीक है, तो वहां बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये आंसर हमारे लिए। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हम्म, इसमें डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी at the tail end from the following data: gross commanded area 20,000 hectare, cultivable commanded area 70%, losses beyond the tail end 1 meter cubic per second। खरीफ एंड रबी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है, इरिगेशन इंटेंसिटी, कोर डेप्थ, कोर पीरियड, इरिगेशन इंटेंसिटी वगैरह सारा सब कुछ है। साथ में शुगर केन के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है मेनली कि जो डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी एट द टेल एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कि डिस्चार्ज कितना चाहिएगा हम लोगों को। ठीक है, मतलब इसकी हमें जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो जितना भी जो डायग्राम जो इसका सोचें, तो आपको ये पता होना चाहिए सोल्यूशन से पहले कि जैसे हमने डैम बनाया और यहां से कैनाल, ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूटरी, और यहाँ कहीं पे फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ के बाद में मतलब ये इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से कह रही है कि यहां पर फील्ड है। ठीक है, या इसके बाद में केल डिस्ट्रीब्यूटरी एट द टेल एंड। ठीक है,
टेल एंड मतलब जहां पर वो एंड हो रहा है, तो उसके बाद की कहानी क्या है डिस्ट्रीब्यूटरी के लिए लास्ट में जाके। तो इसमें लॉसेस बियॉन्ड द टेल एंड भी दे रखा है, और आपसे पूछा भी ये गया, डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटरी, डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी एट द टेल एंड एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो टेल एंड तक पहुंचेंगे तो हम लोग, और आपसे टेल एंड पे क्या रह गया होगा ये पूछा गया है। टेल एंड के बाद में जो लॉसेस हैं वो भी आपको दे रखा है, और हम यही मान रहे हैं कि टेल एंड के बाद में ही वहां पे डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू जो पानी दिया गया था कैनाल में, आउटलेट जो बनाया गया ये वहीं पर है। ठीक है, क्योंकि डिस्चार्ज भाई हमारे लिए टेल एंड पे ही पूछा है उसने, उसके बाद ही लॉस का जिक्र किया है उसने 1 मीटर क्यूबिक पर सेकंड का, तो वो सारा वहीं रहा होगा फिर शायद। ठीक है, मतलब ये हमने अज्यूम किया है क्वेश्चन के अंदर, इनके डेटास के बेसिस पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के बेसिस पे। और जो ये हमारे पास में है राइस, व्हीट और शुगर केन, तो राइस किस सीजन की फसल हो गई, किसकी, खरीफ के लिए, बरसात की है ये। ठीक है, और व्हीट रबी के लिए हो गया, और शुगर केन पेरिनियल चल गई है हमारे पास में। यहां इस क्वेश्चन के लिए पेरिनियल मान लो इसको, मतलब पेरिनियल होती भी है, मान लो इसको। तो इससे क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, मतलब होता ना जैसे फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मिला है, आप लोगों ने क्वेश्चन तो अप्रोच कर ही चुके हो, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए था जब क्वेश्चन दिया जाता है, तो मैं वो बता रहा हूं आपको। तो आपके पास में पहले तो क्वेश्चन के लिए क्या लैंग्वेज था वो समझना है, इसको वर्ड टू वर्ड। टेल एंड के साथ में ग्रॉस कमांडेड एरिया आपको दे दिया, उसके बेसिस पे 70% है जो कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया होगा। अगर ये 70% है तो हम लोगों को सिर्फ जैसे 20,000 हेक्टेयर है तो मिला कितना होगा, 14,000 हेक्टेयर, उसमें ही खेती बाड़ी हो रही है। तो कल्चरेबल कल्टिवेबल एरिया हम लोग कैलकुलेट करें, उसके लिए इंटेंसिटी कितना दे रखा है, 15%, इधर 30%, इधर 10%। ठीक है, ये 10% हो गया। अच्छा, अब इन सभी के लिए अगर आपके पास में डेटा दे रखा है, तो क्या सभी का एरिया कैलकुलेट हो गया। यहां के बाद में कोर डेप्थ पता है, कोर पीरियड भी आपको दे रखा है, तो उनके बेसिस पे क्या नंबर ऑफ डेज, सॉरी, यहां पर एरिया आपको पता है, डेप्थ आपको पता है। ठीक है, और उधर से आपको डेज पता है, तो क्या आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, डिस्चार्ज की सीधा सिंपल सी कैलकुलेशन। डिस्चार्ज आपको फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा और थर्ड मिलेगा, तो हमें ये पता है ये पूरे साल है, तो क्या डिस्चार्ज के लिए राइस प्लस शुगर केन या फिर व्हीट प्लस शुगर केन, दोनों में से बस यही आंसर है। क्वेश्चन पे प्रोसीड हो गए हम लोग, अब इसके बाद की कहानी लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, डिस्चार्ज पूछा है ना। क्यू, इनमें से दोनों में से मैक्सिमम होगा। तो एम क्या रह गया, डिस्चार्ज के बारे में पता करना। ठीक है,
कल्चरेबल कमांडेंट एरिया हो गया, ठीक है। 4 राइस, राइस के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहले इंटेंसिटी पता कर लो। पंद्रह परसेंट एरिया। आंसर कोर डेप्थ, टू पॉइंट 5 वीक्स। एरिया, कोर डेप्थ, कितना? 638 मीटर क्यूब से, राइस के लिए, है ना? 4 वीट। कितना परसेंटेज है? हम्म 42। डेप्थ, अरे बेटा बस थांबा। 13 पॉइंट। वीक, 4 वीक्स।
आंसर 2 पॉइंट इसमें ये हेक्टर था फिर यहाँ पे। हम्म ये हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद में परसेंटेज। कोर डेप्थ। हम्म 0 पॉइंट। हम्म 2.638। 2.344। आंसर 3.5। और सेम टाइम पे एक लॉस भी हुआ था, कितना था? 4.593। ठीक है, ये आंसर सभी को मैच हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन में आपके लिखने का जो पैटर्न है वो पैटर्न थोड़ा सा इसमें मैटर कर रहा होगा शायद। मैं ये नहीं कह रहा 100% सभी के लिए होगा, बट शायद लिखने का पैटर्न एक चीज है जिसको मैं आपको यहाँ पे कन्वे करता हूँ। हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे, या जितने भी हैं, अब आगे भी होंगे जो भी, उनमें हम लोग पहली स्टेप में कर क्या रहे हैं? जो एक्चुअली में पूछा जा रहा है वो पहली स्टेप में ही लिख दो आप, ताकि आप सामने वाले को ये इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि आप जो जानना चाहते हो वो इससे निकलेगा, वो यहां से आएगा। तो सामने वाले के मन में वो हिंट हमने पहले ही दे दिया है। समझ में आया? बहुत छोटी सी बात है। देखो, वर्ड्स का खेल है, लिखने का अपना एक तरीका है। अब इसमें वो कहते हैं ना कि जो अगर मैं आपसे जैसे समझाता हूं कि हमेशा आंसर को इस कदर लिखना चाहिए कि सामने वाले ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है? जैसे आप लोग भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, आपको पता है कि आंसर के लिए हमें क्या जरूरत है। ठीक है? आपने मेरे से कोई क्वेश्चन रेज किया तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो चीजों को क्या क्या तरीके से हमें वहां पे पहुंचना है। तो हमें जो डिस्चार्ज एट द टेल एंड विल बी द मैक्सिमम ऑफ ये। अब ऐसा हो गया। इसमें हम लोगों ने ग्रॉस कमांडेंट एरिया वगैरह, इसमें एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है। क्या है मिसिंग? नहीं, मैंने एक्चुअली में आपसे डिस्कस कर लिया था वो, तो मैं लिखा नहीं उसको। ये हमें लिखना है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा हूँ, इसको प्रॉपरली हम लोग लिख रहे हैं कि क्यू राइस इन खरीफ सीजन, है ना? इन खरीफ। और क्यू वीट इन रबी। क्यू शुगर पेरिनियल क्रॉप। ये लिखना पड़ेगा आपको उसमें, नहीं तो सामने वाले के दिमाग में आपने ये कैसे डाल दिया कि यही होता है आंसर। ठीक है? तो मतलब आपको वो बारीकियां पता लगी कि हमें वो देना है, बताना है सामने वाले को कि हम अगर कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो उसका तरीका क्या है। मतलब सामने वाले को एकदम ऐसा समझ के लिखो, हाँ इसमें बोल सकते हो कि सर थोड़ा सा हमारा टाइम जा रहा है। लेकिन ये मान के चलना कि अगर आपको जिस तरह के वो क्वेश्चंस मिलते हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए, वो हम अगर अपनी प्रॉपर स्पीड के साथ में रन करते हैं तो हम वहां पर ये पहुंच जाएंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो कि वहां पे टैकल हो जाएंगे प्रॉपरली। और जो जितना अमाउंट या जो टाइम दिया जाता है वो इसी बेसिस पे होता है कि आपको वो पूरे क्वेश्चन, जैसे ईएससी की मैं बात करता हूँ, ईएससी में 300 मार्क्स का है तो 300 मार्क्स का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस का सिलेक्शन भी रोल प्ले करेगा वहां पे। ठीक है? आईएएस में और सॉरी सिविल सर्विसेज एंड उसमें 250 और 200 मार्क्स का शायद होता है। ठीक है? तो उनमें भी ये मार्क्स हैं जो कि आपको इस तरह से क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा। तो जैसे अभी हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो वो वाला सेशन जब होने लगेंगे जून के बाद वाले, उनमें मैं ही आपके क्वेश्चंस को ऐसा क्लब करके लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। सिलेक्शन मेरे को चाहिए ना, तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस का पेपर की वो फील दूंगा कि 6 से 7 क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन बना के उनमें से आप सेलेक्ट करके निकालो। ठीक है? तो वो चाहिए हम लोगों को, तो वहां पर वो 3 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है उसमें वो स्पीड के साथ में लिखना है। अब आपको यहाँ पे कटौती कहाँ हो सकती है? वो एक ही चीज में है, सिर्फ एक ही जगह है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि सर, जहां क्योंकि आपने लिखने को बहुत कुछ कह दिया है। ऑफ कोर्स बात है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है जो मैं दे रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड में सारी डिटेल को यहाँ पे देता जा रहा हूँ। इनफैक्ट लगेगा सर कि 1 घंटे में 3 ही तो क्वेश्चन हुए। ठीक है? लेकिन ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइडियल कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मतलब पूरा स्टेटमेंट लिख के प्रॉपरली 10 से मैक्सिमम होगा 15 मिनट।
इससे ज्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस का जो वेटेज है 10 से 15 मार्क्स का ही होता है इनका। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर वो 20 मार्क्स को टच करता है, उनके लिए आप 15 से थोड़ा सा 15 मिनट के आसपास का टाइम है जो कि ले सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो हमारे पास में 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट इतने में ही खेल हो जाता है इसका। तो हमारी कैलकुलेशन, हमारे प्रिसाइज वाला सब कुछ है। ठीक है, तो मैं आपको लिखने के लिए तो पूरा कहूंगा। पहला पॉइंट, उसको कैसे लिखना है ये बता दिया है आपको मैंने। इसमें अब एक चीज है जहां आप अपना टाइम बचा सकते हो, वो सिर्फ एक ही जगह है कि मैंने कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन करते वक्त उस वैल्यू को आगे तक खींचा नहीं है। मैंने कोशिश ये करी है पूरे इस डिस्कशन के अंदर, मैंने कहीं पर भी कोई भी स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट नहीं किया है एज इट इज। इसके लिए अब इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पहले प्रीवियस के बारे में बता देता हूं आपको। ठीक है, तो प्रीवियस के अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे ये फॉर्मूला है, इसका ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास में लिखना था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने दोबारा नहीं लिखा है यहाँ पे, ये एज इट इज मैं उठा रहा हूं यहां से। आई होप आप बात समझ रहे हो। तो आपके ही कॉपी का जो सेकंड वाला पोर्शन है, ठीक है, एक मिनट वो पेज लाओ, आपकी कॉपी लेके आओ। हाँ, कोई बात नहीं, अपना यूपीएससी का फॉर्मेट है, लाओ। देखो, तो अब जैसे मैं आपकी जगह पे अगर इसका सोल्यूशन लिखूंगा तो कैसे, मैंने यहां से सोल्यूशन लिखना चालू मतलब लिखते क्या है, हम लोग बीच का पूरा फॉलो करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता, ये तो दो पार्ट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि बोर्ड है इसलिए लिख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिखना चालू करोगे तो आपको थोड़ा सा इधर शिफ्ट होके लिखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाले जो पॉइंट्स हैं मेरे पास में, ये हमें देखो कॉपी में जगह बचानी है। पहले ऐसा होता था यूपीएससी में, मतलब कॉपी एक्स्ट्रा मिल सकती थी शायद, जहां तक मुझे याद है, मेरे 11-12 तक का टाइम जो था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं, वो फिक्स क्वेश्चन दे देते हैं, जगह दे देते हैं, भैया इतने में करना है तो करो, नहीं तो बढ़िया अगले साल सोचना। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या है कि वो जगह चोरी करनी है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये तो नहीं कह सकता कि राइटिंग के लिए एकदम मतलब प्रॉपरली हमारे पास में जगह को यूटिलाइज कैसे करना है, तो उसके लिए राइटिंग थोड़ा छोटा करो। एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि आप 20-25 साल तक उस राइटिंग के साथ में बड़े हुए हो, तो सुधारना भी मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं बस आपसे ये कह सकता हूं कि आपको जगह बता सकता हूं कहाँ काम में ले सकते हो। तो आपको जगह लेने के लिए ये जो पार्ट है वो मेरा मेन है ना, इतने में लिखूंगा। ये जो पार्ट है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो मैं इधर लिखूंगा। तो मैंने ये बताया कि भैया देख, ये मेरा फॉर्मूला है, मैं इसके लिए ये सारे डेटा है जो आपको चाहिए, इनको सबको डाल के अगली इक्वेशन मैंने यहां लिख दी। ठीक है, और वो जो आंसर मेरे को मिला है वो यहीं लाके रख दिया मैंने। तो अगली दफा जब मैं यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं ये मान के चलूंगा भैया कि आपने, जैसे इसमें था, ठीक है, ये है सारा, मैं इसको बता चुका हूं फील्ड कैपेसिटी एफसी ये स्टैंड करता है, नहीं बताऊंगा मैं। तो अगली दफा जो मैं लिखूंगा साइड में, वो क्या लिखूंगा, रो डी क्या है वो लिखूंगा डायरेक्टली, डी लिखूंगा, एफसी लिखूंगा, डब्ल्यूपी लिखूंगा, बस वो डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे। मैं नहीं बताऊंगा उसको बार बार ये बैठ के कि कैसे जाना है। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है, ये आपको अगले 2-5 महीने, मतलब जैसे पहला सेशन हुआ था उसमें भी मैंने बताया था, अभी मैं आपको बता रहा हूं, तो बहुत धीरे धीरे करके इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, आप इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने अभी तक जितनी भी करी है, आपको हमेशा एक चीज की फील जरूरी है कि सर ने एक भी कैलकुलेशन को दोबारा रिपीट नहीं करना है। क्यों है? क्योंकि मेरे पास में जैसे जब कैलकुलेशंस वाले पार्ट जब ज्यादा होने लगते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये वाला है, ये वाला फॉर्मूला देखो, ये इसमें कैलकुलेशन है, लिखा मैंने पूरा डिटेल में, मानता हूं, आंसर मैंने एक ही जगह लिख दिया बस, मैं नहीं लिख के जा रहा इसको। जनरली स्टूडेंट्स इसमें छोटी सी गलती कर देते हैं, क्या, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर log 10 के साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एक स्टेप लिखते हैं। अब सुनने में लगेगा सर इतनी छोटी चीज भी क्यों बता रहे हो? भाई मैं इस बात के लिए कंसर्न हूं कि आपकी एक लाइन बच जाए, एक लाइन बचेगी, टाइम बचेगा, तो मेरे लिए वो 10 सेकंड या 5 सेकंड का भी टाइम अगर आपने बचा लिया, तो ऐसे करते करते, क्योंकि आप लोग अभी यूपीएससी के पेपर जब देने जाओगे, ठीक है, जब आप पहुंचोगे वहां पे तो आपको वो 10 सेकंड, 20 सेकंड का जो एक्यूमुलेटिव है, अगर जैसे आपने 15 क्वेश्चन भी सॉल्व करे तो 150 सेकंड हुए, 150 सेकंड का मतलब 2-2.5 मिनट का टाइम तो हो गया। अब 2-2.5 मिनट के अंदर आप बेटा इस बात को याद रखना, अगर ये 2-2.5 मिनट आपके बचाना सीख गए आप लोग, तो वहां पे पेपर में लास्ट में आप थ्योरी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे।
और 2.5 मिनट उस लास्ट मोमेंट पे आपको 2-5 नंबर दिलवा देगा। अभी आप लोग इतने मतलब कहते हैं ना, लिखने के लिए हम बैठते हैं तो कभी इतने देर नहीं बैठे कि आपने उस बात को, मोमेंट को फील करो कि कॉपी मिली, उसके बाद गर्दन डाउन। और वो गर्दन उठती ही हमारे पास में तब है, तब जब वो 3 घंटे हो जाते हैं, कॉपी खींची जाती है हमसे। 3 घंटे लगातार स्टूडेंट लिखता है वहां पे, लगातार। फिर भी वो यही कहता है पेपर तो आता था, अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो लास्ट मोमेंट वो, और लास्ट का जो होता है वो जाते थे कहता है यार कुछ नहीं तो चल ये थियोरिटिकल क्वेश्चन है, लिख देता हूं। अब थियोरिटिकल क्वेश्चन जो अगर 10 नंबर का है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में जैसे आपको तैयार किया है मैंने कि किस किस तरीके से लिखना चाहिए, थियोरिटिकल भी आएंगे अपने पास में, तो उसको उस पैटर्न में लिखोगे तो शायद हो सकता है कुछ, मतलब आपका 60-70% वो भी क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। और ये 2-2.5 मिनट यहां से बचेंगे अपने पास में। आई होप मेरी बातें समझ में आई आपको। एंड ऑफ कोर्स ये बातें देखो, ये एक दिन में नहीं होगा, और ये हर किसी के समझ की बात नहीं है। ये जो जिस दिन मेंस दे लेगा, उस दिन के बाद में मानेगा कि हाँ, 1 मिनट भी बचता है तो हम उसमें कितना कुछ लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल आप पहले ही करोगे, सिर्फ उस समय जो करोगे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा। ये देख लेना आप कभी भी। ये जैसे सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 1 में कौन है सब्जेक्ट अपने पास? बीएमसी। भर भर के थ्योरी रहती है उसके अंदर, और आता है वो क्वेश्चन तय है। ऐसे ही पार्ट 2 में, पार्ट 2 में तो पूरा थ्योरी है, मतलब पूरा भी नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत थ्योरी मिलेगी उसमें। हर सब्जेक्ट में थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, या सॉइल देख लो, एनवायरनमेंट देखो, ट्रांसपोर्टेशन देखोगे, एफएम देखोगे, कौन सर्वे, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर थ्योरी नहीं है, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको उसके लिए तैयार है वो, ऑफ कोर्स मैं करा दूंगा, बट उसके लिए मुझे टाइम चाहिएगा। अगर लास्ट में ऐसे ऐसे करते करते भी अगर 10 मिनट का टाइम, वो तो बहुत बड़ी बात होगी 10 मिनट निकालना, लेकिन अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे देता है बाकी से। तो हमें थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए ये जो सारी चीजें, अच्छा इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने भी अभी आपके साथ में सॉल्व किया और हम लोग अभी डिटेल से आपको समझाना था, अदरवाइज क्या होगा, इस क्वेश्चन को समझो जो ये लास्ट वाला था, ये वाला। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लग रहा कि रिपीटेशन चल रहा है? 3 जगह चल रहा है इसमें सेम चीज। क्वेश्चन उन्होंने खुद ने दिया है टेबुलर फॉर्मेट में, तो हमें इसका सॉल्यूशन भी बनाना चाहिए टेबुलर फॉर्मेट में। तो हमारा टाइम जो जितना मेरा लिखने में गया है, जो मैंने कॉपी करके इधर से उधर डाला है, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं अभी तो। क्यों डायरेक्टली इस बात को बताएं इन लोगों को कि बैठ के देखो भाई, नहीं टेबुलर फॉर्मेट से हम कर सकते हैं, क्योंकि टेबल बनाना हमें आना चाहिए। और टेबल कब बनाना आएगा? तब जब आपको स्टार्टिंग से एंड तक का पूरा पाथ दिखेगा, तो तभी तो आप बताओगे कि मुझे टेबल में क्या क्या लिखना है, कितने कॉलम बनने हैं, कितने रोज बननी है। कैसे बताओगे नहीं तो आप? ठीक है, तो आप इसके लिए हिंट देता हूं, एक फॉर्मेट बना लो, एक तो पूरा डिटेल बना लो, पता लग गया, बाकी 2 को टेबुलर में बना लो। और टेबुलर फॉर्मेट अगर बनाना सीख गए, ऑफ कोर्स एक दिन की बात नहीं है, टाइम लगेगा हर क्वेश्चंस के लिए, जिस जिसमें ऐसा रिपीटेशन आपको फील हो गया, तो टेबुलर फॉर्मेट बनाओगे, उसके बाद में हमारा टाइम जो है वो कम होगा उसके अंदर। एंड वो आपको ऑफ कोर्स आपको फील आ चुकी होगी कि इसमें टाइम तो अकेला तो सर 2 मिनट तो इसी में बचा लेंगे हम लोग। नहीं, नहीं मतलब कर सकते हो सिमिलरली, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो मैंने वही तो किया था वहां पे, फील्ड कैपेसिटी एक जगह लिख दिया है, एफएस को, एफसी को, तो अगली बार मैं एफसी डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। आप किसी भी किताब को पढ़ोगे, स्टैंडर्ड किताब को, तो उसमें ऐसा ही होता है कि बच्चे को ये सिखाया जाता है कि देख मैं जैसे कल मैंने बर्म वाला पोर्शन था, तो वो एनएसएल लिखा हुआ था, ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल है, वो एक बार लिखा था किताब में, बाकी पूरी किताब पढ़ लो एंड तक वो एनएसएल ही लिख के देता है। फुल सप्लाई लेवल एफएसएल होता है, एक ही जगह मिलेगा आपको जहां पहली दफा उसको डिफाइन किया गया था, उसके बाद में पूरी किताब पढ़ लो, वो एफएसएल ही लिखता है, उसको नहीं लिखता है कभी भी। तो हमें भी तो ये ट्रेंड बनाना है ना। आई होप मेरी बातें समझ में आई आपको यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सेशन मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू।